मेरी 36 साला नंद को मेरा 16 साल का भाई पसंद आ गया था। वो मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। सास ने मेरे घर वालों से रिश्ता मांगा तो मेरे घर वालों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि दोनों की उम्रों में बहुत फर्क है। तब सास और नंद ने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। कहा कि 2 दिन बाद मेरा बेटा तुझे तलाक भेज देगा। लेकिन 2 दिन बाद सास और शोहर मेरे घर आए और मेरे पैर पकड़कर माफी मांगी, फिर घर चलने को कहा और ये भी कि अब उन्हें नंद का रिश्ता यहाँ पर नहीं करना है। मैं खुश होकर घर चली गई। शाम को नंद का निकाह था, लेकिन सास ने मुझे कमरे में बंद कर दिया कि तुम बाहर नहीं आएगी। मैं हैरान हुई कि जब नंद की शादी मेरे भाई से नहीं हुई तो अब मुझे क्यों बंद किया है। लेकिन चंद दिन बाद नंद का शोहर घर आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा शादी के शुरू के दिनों से ही मुझे एम हो गया था कि मुझे अपनी सास के साथ साथ नंद को भी खुश रखने की कोशिश करना पड़ेगी। मेरे शोहर को पैर से मोहब्बत करते थे, इसलिए मेरी छोटी से छोटी बात से उनको खुश कर दिया करती थी। जिसकी सास से मेरा मिजाज के थे, लेकिन अक्सर मसला नहीं मानता था। वो मेरे शोहर से भी बड़े थे। मेरे शोहर वैसे भी उनसे बहुत सकते थे। मेरी नई वाली साबरा वो सख्त मिजाज के थे। जाहिर सी बात है उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, मगर शादी न होने की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। रिजवान मेरे लिए सुर्ख रंग की चूड़ियां लेकर आए थे। मैंने बड़ी खुशी से वो चूड़ियां पहन ली थी। जब काम करती तो वो चूड़ियां खनकने लगती थी। ऐसे में मेरी नंद तंग करती कमरे से बाहर निकल आती थी और कहने लगती थी कि तुम ये चूड़ियां पहनकर मुझे दिलाने की कोशिश कर रही हो, ना कि तुम्हारी शादी 18 साल की उम्र में हो गई है, जबकि मैं 26 वर्ष की होने वाली हूँ। अपने वालिदैन के घर बैठी हुई हूँ। मैं जोर जोर से नदी में सर हिलाती थी और कहती थी कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो रिजवान लेकर आए थे, उनकी खुशी के लिए पहन दी है। मुझे क्या यकीन था कि मेरी ये बात जल्दी पर तेल का काम करेगी। बाइक को बोलकर रोना शुरू कर दिया था। मेरे सास और शोहर के कमरे से बाहर निकल आए थे। मैं बेतहाशा घबरा गई थी कि न जाने अब मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मेरी सास ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोली कि क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो। वो कहने लगी अम्मी, ये चूड़ियां पहनकर मुझे जला रही है और मुझसे कह रही है कि मेरे लिए रिजवान लेकर आया है, जबकि आप तो अपने वालिदैन के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं। आपको क्या पता तो आपका सुख क्या होता है। इसकी बात सुनकर मेरी सास ने तो देखा जाने वाले निगाहों से देखा था। मैं अपनी सफाई में बोली नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, बात ही झूठ हो रही है। इस बात पर साबरा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। वो कहने लगी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे झूठी कहो, जबकि मैं हक्का बक्का खड़ी कभी साबरा को देखती तो कभी अपने शोहर को। मेरे शोहर ने मेरी हिमायत में एक लफ्ज नहीं निकाला था। मैं रोती धोती अपने कमरे में आ गई थी। मैं कम उम्र की थी और ना समझ थी कि मुझे रिजवान की मोहब्बत कभी बड़ा मन था। आज मेरा मन टूट गया था। मेरा जी चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं और फिर मैंने अपने दिल की ही सुनी थी। इस उम्र में ज्यादातर लड़कियां अपने दिल की ही सुनती हैं। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। मुझे 100% यकीन था कि अभी रिजवान कमरे में आ जाएंगे और जब देखेंगे मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, फिर बहन को मेरे रूबरू लाकर कहेंगे कि चलो मेरी बेटी से माफी मांगो। मगर ये मेरी काम तैयारी भी साबित हुई थी। मैं घंटा गुजर जाने के बावजूद भी मेरे शोहर ने कमरे में झांक कर भी नहीं देखा था। मैं रोती धोती अपना सामान उठाकर कमरे से बाहर आई थी, जबकि मेरी सास नंद और शोहर सर जोड़कर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। रिजवान ने जब मेरे हाथ में बैग देखा तो भागकर मेरी जानिब आ गए थे। वो कहने लगे कि क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो तुम। मैं बोली मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ, ये घर में मेरी इज्जत नहीं है, मैं वहाँ एक पल भी रहना पसंद नहीं करती। रिजवान कहने लगे पागल मत बनो, हम इस मसले को मिलकर बैठकर सोचेंगे। मैं बोली रिजवान, मैं आपके घर में सिर्फ एक शर्त पर रहूंगी, अगर आपके घर में मुझसे अपनी बेटी माफी मांगी तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो तड़प ही उठी थी। वो कहने लगी चल चल बेटी, ज्यादा बात मत बनाओ, मेरी बेटी तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगी थी और मैं रिजवान तुमसे इसे मत रोको, जाने दो जहाँ जाना है इसे। मुझे अपनी सास के अल्फाज पर बहुत हैरत हुई थी। मुझे तो लगा था कि वो मेरी साइड लेंगी। मैंने जितना पर निगाहों से रिजवान की जानिब देखा था उसमें गहरी चुप साध ली थी। मेरा दिल 100 किस्तियों में बट गया था। औरत को शादी के बाद सबसे ज्यादा मान अपने शोहर पर होता है कि वो उसे किसी के सामने रुसवा नहीं होने देगा। कोई बीवी की जानिब उंगली उठाएगा तो शोहर उंगली उठाने वाला हाथ ही तोड़ देगा। मगर आज जब मैंने रिजवान का रवैया देखा तो समझ गई इस घर में मेरे साथ ये सब कुछ ही होता रहेगा। इसलिए मैं वहाँ से निकल आई। मैंने एक टैक्सी को रोका और अपने घर के सफर पर रमा हो गई थी, क्योंकि मेरा मेका ससुराल एक ही शहर में था। इसलिए मुझे नीचे पहुंचने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा मेरे भाई ने ही खोला था। मैं भागकर भाई के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहने लगा क्या बात है, तुम लोग क्यों रो रही हो। मैं बोली भाई मेरी मम्मी मुझे थप्पड़ मारा है। मेरे भाई के माथे पर दर्द पड़ गए थे। वो कहने लगी कि क्यों, उसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई और रिजवान कहाँ था, उसने रोका नहीं बनता। इतनी देर में अम्मी और छोटी बहन भी बारिश चली नहीं आ गए थे। मैं बोली भाई रिजवान मेरे लिए चूड़ियां लाए थे, मैंने वो पहनी ली तो मेरी नंद का शिकार हो गई और थप्पड़ दे मारा। मैं नाराज होकर नीचे आने लगी तो रिजवान मुझे रोकने के लिए आगे बढ़े, मगर मेरी सास बोली इसे रोकने की जरूरत नहीं है, जाने तो जहाँ जाती है। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया था। वो कहने लगी तुम बेफिक्र रहो, आज जाने तो तुम्हारे अब्बू को सारी बात करती हूँ मैं उनसे। अम्मी ने छोटी बहन से कहा कि हम लोग को कमरे में ले जाओ, अपनी बहन को पानी पिलाओ, मैं आती हूँ। सलमा मुझसे 4 बरस छोटी थी। वो मेरी और रिजवान की मोहब्बत की गवाह थी। मुझे कमरे में ले आई तो कहने लगी बाजी मैंने तो आपको पहले ही समझा दिया था कि जब तक आपके मन आपके घर में मौजूद है आप खुश नहीं रह पाएंगे। आप थोड़ा इंतजार कर लेती, एक बार आपकी बहन की शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता ना। मैं रोने लगी और बोली मैं भी क्या करती, मेरी आंखों पर रिजवान की मोहब्बत की पटी बंधी थी। नहीं छोड़ा। अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मेरी बहन कहने लगी आप बस सब्र करें, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। इतना कहकर सलमा कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मैं उदास से बैठी रह गई थी। मेरी और रिजवान की मोहब्बत पूरे 5 साल पुरानी थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो मैट्रिक में था जबकि मैं 7वीं जमात में थी। फिर वो कॉलेज चला गया, मगर हम दोनों का
रास्ता मोबाइल पर रहा था। फिर उसकी तालीम मुकम्मल हो गई और उसको मुलाजमत मिल गई थी। जबकि मेरा आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता तलाश करने में लगे हुए थे। मैंने रिजवान से कहा कि आप मेरा रिश्ता ले आई। वो कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले आऊँ, मगर जब तक मेरी बाजी की शादी ना हुई मेरा नंबर नहीं आएगा। मैंने 2 साल इंतजार किया कि रिजवान की बाजी की शादी हो जाएगी। मैंने अपने रिजवान की शादी से ज्यादा ये दुआएं की थी कि दादा बाजी की शादी हो जाए, मगर उसकी शादी नहीं हुई। अब मेरे वालिदैन ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर दिया था। मेरी कोई खाने की कोई वजह थी, खाना पीना सब कुछ छूट गया था। मैं सारा सारा दिन रोटी रखी थी। मेरी अम्मी मेरी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आखिर क्या बात है, इस उदासी की क्या वजह है। तब मैंने अपना दिल अपनी अम्मी के सामने खोलकर रख दिया था। मैं बोली, अम्मी मैं किसी लड़के से बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है, मगर आपने तो मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया है। अम्मी के माथे पर बल पड़ते थे। वो कहने लगी, तुमने ये बात पहले क्यों ना बताई। मैं चुप कर रही थी और अम्मी के सीने से लगकर रोने लगी और उनसे कह दिया कि अगर मेरी शादी मेरे पसंद के लड़के से ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अम्मी बहुत घबरा गई थी। वो कहने लगी, तुम बेफिक्र हो जाओ, कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। अम्मी ने अब्बू से बात कर ली थी। 2 दिन में बीवी ने फैसला मेरे हक में दे दिया था। वो कहने लगे, इस्लाम भी बच्चों को अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत देता है, तो हम कौन होते हैं इनसे उनका बुनियादी हक छीनने वाले। खैर ये बात अम्मी ने भाई से छुपा दी थी। फवाद भाई मुझसे बड़े थे और बहुत सख्त मिजाज के थे। खैर अम्मी अब्बू ने रिजवान के मुताबिक छानबीन भी करवाई तो उनको पसंदी भी हो गई थी, मगर अम्मी मुझे लगी, देखा तुम हमारे नातों पर रखी हो, हमने कभी तुम्हारे साथ ऐसी आवाज में बात नहीं की, मगर मेरी छठी की मुझे खबरदार नहीं है कि शादी के बाद तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तुम्हारी नंद की शादी की उम्र गुजर चुकी है, वो तुम्हें बहुत तंग करेगी, हर चीज में तुमसे मुकाबलेबाजी करेगी। अभी भी सोच लो कि तुम्हें ये शादी करना भी है या नहीं। मैं तो रिजवान की मोहब्बत से पागल हो गई थी, इसलिए जल्दी से बोली कि मुझे हर हाल में ये रिश्ता कबूल है, दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है। अभी मेरी नंद मुझे दुख देगी, इस दुख देने वाला रिजवान भी तो मौजूद होगा। ये बातें याद आती थी, मेरी आंखें झलक पड़ी थी। काश आज रिजवान मेरी साइड ले लेते तो शादी के वक्त 3 माह बाद ही मुझे नाराज होकर लेके ना आना पड़ता। अब्बू जब शाम में घर आई तो अम्मी ने सारा वाकया अब्बू की गोश गुजार कर दिया था। अब्बू बहुत सख्त खफा हुए। वो कहने लगे कि अब मैंने अपनी बेटी को ससुराल देख रही नहीं है, लोग अपनी बच्चियां इसलिए तो नहीं ब्याते ना कि उन्हें ये सब देखना पड़े। मेरा बेटी की आपस में लड़ाई होती तो भी खैर था, तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उससे मुझे उसका हाथ उठाए। मेरी अम्मी को बड़ी उम्मीद थी कि अभी रिजवान मुझे लेने के लिए मेरा दोस्त चला आएगा। दिल तो मेरा भी बहुत खुश गुमान था, मगर मुझे अम्मी के घर आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया था। रिजवान के घर को क्या आना था, उसे तो मुझे मैसेज करने की दोबारा नहीं किया था। अब रिजवान की याद मुझे सताने लगी थी। मेरा गुस्सा ठंडा हो गया तो दिल चाहते वापस अपने शोर के पास चली जाऊँ। अब मैं सारा दिन रोती रहती थी। अम्मी ने मुझे रोते देखा तो कहने लगी, हानिया मैं देख रही हूँ कि तुम रिजवान के पीछे किस तरह पागल हो रही हो, मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम खुद से उसके घर नहीं जाओगी जब तक वो तुमसे आकर माफी न मांग जाए। मैं तुम्हें उधर कदम भी धरने नहीं दूंगी और हाँ मैं तुम्हें इस बात की भी इजाजत नहीं देती कि तुम उसे मैसेज या कॉल कर लो। मैंने अम्मी की बात मान ली थी। कुछ दिन यही गुजर गए थे। मेरा इंतजार अजियतनाक होता जा रहा था। अब तो मेरे दिल में ये बहन बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो रिजवान मुझे भूल ही जाए और मेरे साथ मुझे चलाने के लिए रिजवान की दूसरी शादी भी ना करते। मैं ये बातें सोचकर सारी रात होती रहती थी। आज भी रात के 2 बज गए थे और मैं अपने शोर को याद करके रोने थी। मुझे भी खबर न हुआ तो मैंने रिजवान को कॉल लगा दी थी। दूसरी ही पर फोन उठा लिया गया था। रिजवान ने फोन किया तो उसकी आवाज सुनकर मैं एक बार फिर से रोने लगी थी। मैं बोली, रिजवान आप इस वक्त क्यों जाग रहे हैं। वो कहने लगा, मैं तुम्हारी तस्वीरें देख रहा था, तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैं बोली, तो फिर मुझे लेने क्यों नहीं आते। रिजवान कहने लगा, लेने आऊंगा तो मुझे खाली हाथ तो नहीं लौटा दोगी। मैं बोली, एक बार लेने तो आ जाए। रिजवान ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे, मैं कल तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं बहुत खुश हो गई थी। अगले सुबह मैंने नहा धोकर खूबसूरत सा लिबास पहन लिया था। अम्मी और बहन मुझे खुश देखकर मशहूर सी हो गई थी। कहने लगी, क्या हुआ है, आज इतनी खुश क्यों लग रही हो। मैं बोली, पता नहीं क्या बात है, आज मेरा दिल बहुत मुतमईन सा है। खैर दोपहर के 2 बजे के करीब मेरी नंद सास और शोहर मुझे लेने आ गए थे। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। मेरी अम्मी ने तीनों को खूब बातें सुनाई थी। अम्मी ने अब्बू को भी फोन करके घर बुलाया था कि मुझे घर वापस देखना है। अब्बू के सामने मेरी नंद ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। मेरा सर फखर से बुलंद हो गया था। अब्बू ने मुझे कहकर रिजवान के साथ वापस घर भेज दिया था कि आइंदा ऐसा कोई वाकया नहीं होना चाहिए। मैं रिजवान बेइंतहा खुश थी। घर पहुंची तो यकीन हुआ कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल भी बदल गया था। मेरी सास तो मुझे जमीन पर पाँव भी धरने लगी देती थी, जबकि मेरी नंदी मेरे आगे पीछे भी रहती थी। मुझे तो ये भी लगता था कि ये सब शायद रिजवान की वजह से हो रहा है। उसने अपनी वालदा से कहा होगा कि मेरी बीवी का ख्याल रखना है, मगर असल मुद्दा तो बाद में खुला था। एक दिन मैं में बैठी सब्जी काट रही थी कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, हानिया तुम्हारे भाई फवाद की उम्र कितनी हो गई है। मुझे अपनी सास की नीयत पर कुछ शक तो हुआ था, इसलिए बोली, मेरे भाई की उम्र तो अभी तक 25 बरस है। अम्मी कहती है कि वो अपने बेटे के लिए बहुत ही कम उम्र की लड़की ब्याह कर नहीं दी। मेरी सास का चेहरा एकदम से दर्द हो गया था। फिर वो कहने लगी, ना जाने लोगों को इस बात का इतना शौक क्यों होता है कि बीवी कम उम्र होनी चाहिए। हालांकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो उससे बड़ी उम्र की औरत से शादी की थी। मैं चुप कर गई तो फिर वो कहने लगी, हानिया अगर फवाद की शादी सावरा से हो जाती तो तुम्हारा और
रिजवान का रिश्ता मजीद मजबूत हो जाना था। मुझे इस बात की तवक्का नहीं थी कि मेरी सास ये बात इतने वाज़ेह अंदाज में कहेगी। मैं बोली, आंटी साबरा बाजी तो फवाद भाई की मां लगेंगी, सब लोग हम पर हंसेंगी। मेरी सास तो गुस्से से बागी हो गई थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि मेरा चेहरा नोच डाले। बस वो उठकर चली गई थी। मैंने भी जल्दी जल्दी से सब्जी छोड़ी और फौरन अम्मी को फोन मिलाया था। मैंने सारी बात उनसे सोच गुजार कर दी थी। मेरी अम्मी मेरी बात सुनकर हंसी थी, कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा किया जो साफ साफ इनकार कर दिया। मैं भी कहूँ कि साबरा इतनी अच्छी कैसे हो गई है जो तुमसे माफी मांगने आ गई है। अब मैं सारा खेल समझी हूँ। अब पता चला कि उन माँ बेटे के दिल में क्या चल रहा था। फिर अम्मी जरा परेशान हो गई थी, कहने लगी कहीं ऐसा न हो तुम्हारा शोर इस बात पर जोर देने लगे कि फवाद की शादी मेरी बहन से करवा दो। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, फवाद कभी भी रिश्ते पर राजी नहीं होगा। इसलिए तुमने ऐसी कोई बात लेकर हमारे घर मत आना। मैंने अम्मी को खूब तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर मैं खुद अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा हो गई थी। कभी सच में रिजवान मुझे मजबूर न करने लगे, फिर मैं क्या करूँगी। दोनों भाई में से किसको इंतखाब करूँगी, ये बातें सोच मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। कभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने उसका दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। वो कहने लगी, बहू जल्दी जल्दी से मेरे साथ चला। मैं कमरे से बाहर आ गई तो कहने लगी, मुझे ये बताओ तुम साबरा के साथ बाजार चली जाएगी। मैं बोली, जी चली तो जाऊंगी, मगर खैर तो है ना। वो कहने लगी, खैर ही खैर है, दरअसल आज शाम साबरा का निकाह है। मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया था। मैं बोली, किसके साथ निकाह है। वो कहने लगी, अल्लाह ने वसीला बना दिया है, बस तुम लोग साबरा जाकर अच्छा सा लहंगा ले आओ। मैं तो हैरान रह गई थी, मगर दिल को इस बात की तसल्ली भी बहुत थी कि चलो अच्छा हुआ, ये मेरे सर से कर जाएगी तो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं और मेरी नई बाजार चली गई थी। उसने गुलाबी रंग का बहुत ही नफीस सा लहंगा खरीद लिया था। मेरे दिल में अभी भी तजस्सुस था। मैं बोली, दादी आपकी शादी किससे हो रही है। अभी तो पहले मेरी आंटी आपके रिश्ते के लिए बहुत परेशान हो रही थी, फिर ये अचानक रिश्ता कहाँ से आ गया। वो कहने लगी, मुझे तो खुद इल्म नहीं है कि अल्लाह ने कैसे बैठे बिठाए मेरी सुन ली। मैं बोली, आपने लड़के को देखा हुआ है। बाजी शर्मा गई और इस बात में सर हिला दिया। खैर हमें जल्दी थी इसलिए घर वापस आ रही थी। मेरी सास ने घर के इंतजाम संभाल रखे थे। मैं जैसे ही घर आई मेरी सास कहने लगी, हानिया तो मेरे रिजवान के सर की कसम है तो मेरे रिजवान को शादी के मुताबिक नहीं बताना। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर ही चकरा गई थी। मैं बोली, आंटी आप ये क्या कह रही हैं, भाई की मर्जी के बगैर बहन की शादी कैसे हो सकती है। वो कहने लगी, बस बेटी एक बार मेरी साबरा रुखसत हो जाए तो फिर मैं खुद ही रिजवान को बता दूंगी। तुम तो जानती हो ना लड़कों को वो हर चीज से सोचो कीड़े निकालती है। ये ना हो मेरी बेटी का रिश्ता खत्म हो जाए। मैं चुप कर गई थी। मैं बोली, अम्मी बारात का क्या इंतजाम करनी है। वो कहने लगी, तुम इसकी फिक्र ना करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं परेशान हो गई और बोली, मैं क्या करूँगी। तो वो कहने लगी, तुम्हें तो हर वक्त अपनी पड़ी रहती है, तुम कुछ भी कहीं ना, मगर इससे पहले मेरी साबरा को तैयार कर दो। मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आता था, इसलिए मैं साबरा बाजी का मेकअप करने के लिए उनके कमरे में चली गई थी। मैंने दिल लगाकर उनको तैयार किया। मैं ये चाहती थी कि बाजी का दुल्हा उन्हें देखते ही उन पर मार दे ताकि फिर बाजी कभी दोबारा मेरे घर में ना आए। खैर मेकअप के साथ बाजी से लिखी थी। मेरी सास ने देखा तो वो बहुत खुश हुई और मुझे केवल दुआएं देने लगी थी। फिर मुझे बोली, अब जल्दी से जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और अपना सबसे ज्यादा खूबसूरत सूट निकाल कर पहन लिया था। मैंने अपनी शादी के तमाम जेवरात पहन लिए थे। मैं बिला शुबा बहुत हसीन लग रही थी। मैं तैयार होकर जैसे ही बाहर जाने लगी तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरा कमरा तो बाहर से बंद था। मैं हक्का बक्का रह गई थी कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या है। मैं दरवाजा पीटने लगी थी मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। यूं ही 2 घंटे गुजर गए थे। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो गया था। फिर कभी जाकर मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। सामने ही रिजवान खड़ा था। वो मुझे देखकर हंसने लगा और बोला, तुम्हें खैर तो है, कितनी तैयार होकर कैसे जाती हो। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। फिर थोड़ी देर बाद मेरी सास के कमरे में आ गई थी। मैं गुस्से से बोली, आंटी मेरे कमरे को बाहर से किसने बंद किया था। मेरी सास का चेहरा जड़ पड़ गया था। वो कहने लगी, रिजवान मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। रिजवान भी घबरा गया कि न जाने अब क्या हो गया है। मेरी सास कहने लगी, आज साबरा के लिए बहुत ही मुनासिब सा रिश्ता आया था। वो लोग मेरे देखे भले थे इसलिए मैं इनकार न कर सकी और साबरा का निकाह पढ़वा कर उसे रुखसत भी कर दिया है। बहू तुम तो इतनी नाराज हुई कि तुम तो अपने कमरे से ही निकली थी। मुझे अब पता चला किसी ने तुम्हें अंदर ही बंद कर दिया था। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये किसी बच्चे की शरारत है। मेरी सास मेरी जाने मुतवज्जो हो चुकी थी जबकि रिजवान का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो बोला, अम्मी मर तो नहीं गया था मैं जिंदा था। मैं इसी शहर में था। आप ये सब करने से पहले मुझसे मशवरा तो कर लेते। वो दोनों अब बहस कर रहे थे तब मेरा मोबाइल बज उठा था। मैंने फोन देखा तो अम्मी का था। वो बहुत परेशान हो रही थी। मुझे पता नहीं अब आज कहाँ चला गया है। मैं कब से उसे फोन कर रही थी मगर उसका फोन बंद आ रहा है। तुम्हारी तरफ से नहीं आया वो। मैं बोली, नहीं भाई यहाँ तक नहीं आए। खैर हमारी जिंदगी बड़ा अजीब सा माहौल बन चुका था। रिजवान अपनी वादा से सख्त नाराज है इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। सुबह होते रिजवान ऑफिस चले गए थे जबकि मेरी सास कहने लगी, मैं जरा साबरा के ससुराल जा रही हूँ, देखकर तो आऊँ मेरी बेटी कुछ भी है या नहीं। मैं बोली, आंटी मुझे भी अपने साथ ले चले। मेरी सास कहने लगी, हाँ अगर तुमने साबरा के ससुराल जाने का नाम लिया तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, इसलिए कभी ऐसा सोचना भी मत। मैं चुप कर गई थी। न जाने मेरी सास मुझसे हर चीज को खुफिया क्यों रखे हुए थी। सास के जाने के बाद मैंने अम्मी के नंबर पर कॉल की थी। मैंने फवाद भाई से मुतल्लिक उनसे पूछा था। अम्मी बहुत गुस्से में लग रही थी। कहने लगी, ना जाने सारी रात घर का कहाँ आवारागर्दी करता रहा है। अब थोड़ी देर पहले ही घर लौटा है। अम्मी ने फिर फोन कर दिया था जबकि मैं ये सोच कर परेशान हो रही थी कि न जाने मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मुझे बहुत इंतजार था कि न जाने कब साबरा बाजी की शादी होगी, मगर इस शादी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरा दिल न जाने क्यों कभी से इंतजार कर रहा था। मेरी सास ने पीछा इसलिए राज रखा था बल्कि उन्होंने तो अपने सके बेटे से भी कोई बात शेयर नहीं की थी। हत्ता कि साबरा बाजी की
शादी को 2 माह हो गए थे। अभी भी मुझे कुछ इल्म नहीं था कि बाजी की शादी कहाँ हुई है। एक दिन मेरी सास साबरा के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं भी उनके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। तभी इत्तेफाकन साबरा का शोर कैमरे के आगे से गुजरा था। उस मर्द को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि वो तो मैं बुरी तरह से कांप रही थी। कुछ बोलने और कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और एक चादर सर पर ओढ़कर घर से निकल आई थी, जबकि मेरी सास को कुछ इल्म ही नहीं हुआ था कि उनके पीछे क्या हो रहा है। मैं कहीं और नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं अपनी वादा के घर आ गई थी। अम्मी की जाने देखकर मैं कूद कर रोने लगी। अम्मी बोली, क्या बात है, फिर दुकान से झगड़ा तो नहीं हो गया? मैंने नदी में सर हिला दिया और बोली, अब्बू कहाँ है? मैंने उनसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। अम्मी कहने लगी, वो बस आने ही वाले होंगे। मुझे कुछ तो बताओ, तुमने अपनी बात से कहना क्या है? मैं खामोश बैठी रही थी। फिर जब अब्बू घर आए तो मुझे देखकर बहुत खुश हो गए और बोले, आज तो मेरी बेटी रो रही है, वो मुझे प्यार देने के लिए आगे बढ़े। तो मैं मुंह मोड़कर पीछे हट गई थी। मुझे उनकी सूरत देखते ही बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बोली, अब्बू, मेरी माँ ने कुछ चीजें कही थी जो आपने उम्र के पीछे की मेरी शादी रचा ली है। मेरी बात सुनकर अम्मी अब्बू दोनों हक्का बक्का रह गए थे। अब्बू कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो? ये ठीक से बोली, अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको वीडियो कॉल में देख लिया था, आपने दूसरी शादी साबरा से की है। अब्बू नादिम से हो गए थे। वो कहने लगे, हाँ हनिया, तुम सच कह रही हो, मैंने साबरा से शादी की है। दरअसल जिस दिन तुमने अपनी अम्मी से कहा कि तुम्हारी सास चाहती है कि साबरा की शादी फवाद से हो जाए, तो मेरा दिल दुख गया था। मुझे ये सोचकर बहुत अफसोस हुआ कि एक बेटा औरत किस तरह अपनी बेटी की शादी की खातिर परेशान है। तब मैंने सोचा कि मेरे पास करना तो पूरा हुआ सब कुछ है, मैं दूसरी बीवी अफोर्ड कर सकता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी सास को फोन करके साबरा का रिश्ता मांग लिया था। वो कहने लगी, आप अभी रिश्ता नहीं है। यूँ मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। अभी तो फूट फूट कर रोने लगी थी और अपने मुझे सलाह दे दो। अब ये मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए खुदारा मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने साबरा के साथ ये शादी मजबूरी के तहत की थी। फिर मैंने उसको खुफिया इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी सलमा की शादी हो जाए, उसके बाद ही मैं इस रात से पर्दा उठाऊंगा। ये बड़ा कठिन मरना था, इसको तस्लीम करना हमारे बस की बात नहीं थी। हर शाम में साबरा हमारे घर आई थी। उसने अम्मी के पाँव पकड़ लिए और बोली, मैं उम्र भर आपकी कनीज बनकर रहूंगी, कभी आपकी बराबरी करने का सोचूंगी ही नहीं। खुदारा मुझे कबूल कर ले। पता नहीं कैसे अम्मी ने अपना दिल बड़ा किया और साबरा को कबूल कर लिया, जबकि हम तीनों बहन भाई अभी तक साबरा को कबूल नहीं कर पाए थे। यहाँ तक